कल हम एडवांस वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे अपने, अगर मुझे सही याद है तो। और पहला पेज तो अपना हो ही गया था। इसके बाद एडवांस के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम लोग। और 9 से लेकर अब 19 के बीच में, अगर कोई 9 से लेकर 20 के बीच में कोई डाउट है तो वो भेज दो, जो अभी तक डिस्कस नहीं हुए। ठीक है, कोई जे नाम का है, उसका लिखा है 9th क्वेश्चन। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल टच द सर्कल एट द पॉइंट्स ए एंड बी। द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज। तो भाई जे जो भी है बच्चे, ये डिस्कस हो चुका था कल, क्लास का लास्ट क्वेश्चन ही यही हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद किसी ने बोला है 19th क्वेश्चन। 19th में हमें बोला हुआ है, लेट आर एस बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर एस इज द पॉइंट 1,0। तो फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास आर एस सर्कल है, ये इसका आया डायमीटर। जहां पर हमें एस पॉइंट दिया गया है 1,0, तो एस पॉइंट यहां पर होगा 1,0, आर पॉइंट यहां पर होगा, वो होगा -1,0। ये हम बता सकते हैं क्योंकि सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। 0,0 इसका सेंटर है। इसके बाद हमें बोला हुआ है, लेट पी बी अ वेरिएबल पॉइंट अदर देन आर एंड एस ऑन द सर्कल एंड टेंजेंट टू द सर्कल एट एस एंड पी मीट एट द पॉइंट क्यू। तो यहां पर एक वेरिएबल पॉइंट पी मान लिया। अब किस किस पर टेंजेंट ड्रॉ करने की बात कर रही है? एस एंड पी पर। तो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते। मान लो ये पी का टेंजेंट आया और एस का टेंजेंट तो वर्टिकली होगा, इस तरीके से होगा क्योंकि रेडियस के परपेंडिकुलर आने। तो ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं ये हमारे जाकर मीट कर गए हमारे पास, कहां पर? मीट एट द पॉइंट क्यू। ठीक है, उसको देखते हैं आगे। द नॉर्मल टू द सर्कल एट पी इंटरसेक्ट्स अ लाइन ड्रॉन थ्रू क्यू पैरेलल टू आर एस। अब थोड़ी और बातें कर रही है। अब जैसे कह रहे हैं कि पी का नॉर्मल, अब पी का नॉर्मल का मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर है बेसिकली उसी को पी से ज्वाइन करना होगा। तो हम क्या करेंगे? पी को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। ये आ गया पी का नॉर्मल। ठीक है, सॉरी। द नॉर्मल टू द सर्कल एट पी इंटरसेक्ट्स अ लाइन ड्रॉन थ्रू क्यू पैरेलल टू आर एस। अब हमें क्या करनी है? आर एस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब मैंने, और किससे पास करनी चाहिए? क्यू से। तो मैंने क्यू से पास करने वाली आर एस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, जिसका स्लोप बेसिकली 0 होगा। ये दोनों लाइंस जो हैं, जो नॉर्मल आया है और ये वाली जो लाइंस हैं, ये दोनों जाकर मीट कर रही हैं हमारे पास ई पॉइंट पर। अब लोकस ऑफ ई पूछे, पासिस थ्रू द पॉइंट। कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग यहां से करेंगे क्योंकि पी का जो कोऑर्डिनेट्स है जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं, वेरिएबल पॉइंट है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हम एज्यूम कर लेंगे। जैसे इनके इसके कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूँ पी के आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा, तो मतलब बेसिकली कोस थीटा साइन थीटा, क्योंकि रेडियस तो 1 ही है। अब मुझे इस पर टेंजेंट लिखने, तो अगर मुझे टेंजेंट एट पी लिखना होगा तो क्या इक्वेशन आएगी उसकी? एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ये। ठीक है, टी इक्वल टू 0, या कह लो पैरामेट्रिक फॉर्म एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू आर। टेंजेंट एट पी आ गया। अगर मुझे टेंजेंट एट एस लिखना हो, क्योंकि पहले पी और एस का टेंजेंट मीट कर रहे हैं, एस पर जो टेंजेंट आएगा वो वर्टिकल आ रहा है। वर्टिकल लाइन पर क्या सेम रहता है? एक्स कोऑर्डिनेट। अगर एस का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है तो पूरी लाइन पर एक्स कोऑर्डिनेट 1 आएगा। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो क्यू पॉइंट आ जाएगा। तो क्यू पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 ही होगा। वाई कोऑर्डिनेट यहां से निकाल सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आ जाएगा क्यू के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब क्यू से पास करने वाली जो लाइन है वो आर एस के पैरेलल है। आर एस क्या है? एक्स एक्सिस है। चेक करो 1,0 -1,0। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी उसका उस पे क्या कांस्टेंट रहेगा? वाई कांस्टेंट रहेगा। तो जितना क्यू का वाई है उतना ही सबका वाई आएगा। तो ई का वाई कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल गया, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ई जितना क्यू का है कितना है? 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतनी बात उम्मीद करता हूं समझ में आई। दूसरी बात, अब हमें पी पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। पी के कोऑर्डिनेट्स तो है ही अपने पास। अब नॉर्मल जो होगा वो और किससे पास करेगा? सेंटर से पास करेगा। तो नॉर्मल एट पी, 2 पॉइंट हमें पता है, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू एम एक्स, यानी y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ ई तो पता ही है, उसकी वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर देंगे, वहां से आ जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ ई,
जो कि कितना आएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा को इधर लेकर जाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, टेन थीटा अपॉन में आएगा तो मतलब नीचे साइन थीटा बचेगा, ऊपर आ जाएगा कोस थीटा। ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ई और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ई आ चुके हैं, और दोनों किसकी टर्म्स में आए हैं, थीटा की टर्म्स में आए हैं। अब हमसे पूछा हुआ लोकस ऑफ पी पासिस थ्रू द पॉइंट। तो बच्चों अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, वाई कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, दोनों किसकी टर्म्स में आए हैं, थीटा की टर्म्स में। थीटा को एलिमिनेट करवाकर एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लोगे तो लोकस आ जाएगा। अब लोकस जो आएगा वो ऐसा नहीं आएगा कि तुम मतलब कुछ भी कर दो कि पॉइंट डायरेक्ट पता चल जाएगा। पॉइंट डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे हम, क्योंकि उस लोकस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करेंगे। तो हमें हर ऑप्शन में से वैल्यू उठाकर पुट करके देखनी पड़ेगी कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। कर लोगे इसके बाद? जिया ने कहा समझ नहीं आ रहा बच्चे, या तो तूने लेट ज्वाइन करा है, क्योंकि ये तो मैंने बहुत ही आराम आराम से बताया है, या ये बता कि कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया। हाँ जिया, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, कहाँ से समझ में आना बंद हुआ? सॉरी। और बाकी लोग जवाब दो भाई, कर लोगे इसके बाद या नहीं? क्योंकि इसके बाद भी सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे अच्छे तरीके हैं, जैसे 1 माइनस कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वो सिंप्लीफाई मैं उम्मीद करता हूं तुम कर लोगे। जैसे साइन थीटा को हमने लिख लिया 2 साइन थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा, ऊपर नीचे से 2 2 कट जाएगा, साइन अपॉन कोस बच जाएगा टेन थीटा बाई 2। इसको भी हाफ एंगल में तोड़ सकते हो इसके बाद, ठीक है, वो कैसे मर्जी कर कर सकते हो उसके बाद। तो लोकस तो बड़े आसानी से आ जाएगा। यहां पर भी क्या करोगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, वो तो वाई कोऑर्डिनेट ही है। अपॉन में क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा बाई 2। चलो मैं थोड़ा सा तो कर ही देता हूँ। और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा, इसका मतलब x इक्वल टू वाई। टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू हमें पता है y है, वो पुट कर देंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा 2y, y से y कट गया, तो 2x इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये लो कर्व भी निकाल के दे दिया तुम्हें, 2x इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये कर्व आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर करके देख लो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। तेजस्व का है सर लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में बेटा कुछ नहीं किया मैंने, ये कहा है कि जैसे नॉर्मल एट पी की इक्वेशन लिख ली मैंने। पी पॉइंट तो पता ही है कोस थीटा साइन थीटा, और सेंटर पता है 0,0। दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या आएगी, y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स। अब ई पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, उसका y कोऑर्डिनेट तो हम निकाल ही चुके थे, वो उठाकर यहाँ पर पुट कर दिया, y की वैल्यू पुट कर दी, टेन थीटा तो चल ही रहे, x की वैल्यू निकल कर आ गई, सोल्व कर लिया। x और y दोनों थीटा में है, उसके बाद फिर ये काम कर दिया। ठीक है, जो नॉर्मल एट पी है पहले उसकी इक्वेशन निकाल लिए, उसका इंटरसेक्शन निकाले इस एल लाइन के साथ। अभी भी बताओ अगर किसी को दिक्कत है तो। सत्यम ने कहा है सर लास्ट वाला रिपीट कर दो, लास्ट स्टेप। कहाँ बेटा लास्ट स्टेप में, क्या क्लियर हुआ तेरा या अभी भी डाउट है? रोहन भी कह रहा है एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकाला। क्लियर हो गया सबका? ठीक है। फिर एक बच्चे ने पूछा है 13th क्वेश्चन, हर्षित का फिर आ गया लास्ट स्टेप। बच्चे कुछ नहीं करा लास्ट स्टेप में, तो क्या करे, वाई कोऑर्डिनेट मैंने सोल्व करके टेन थीटा बाई 2 निकाल लिया, तो मुझे पता चल गया टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू वाई है। हाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाई, ऐसे ही करे तेजस बिल्कुल। तो एक्स कोऑर्डिनेट सोल्व कर लिए, यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर देखो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, वाई है, तो इसकी शुरू में तो जो वैल्यू है वो वाई पुट कर दी। कोस थीटा को नीचे ले गए तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बन गया, टेन थीटा बन गया। टेन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन के थीटा बाई 2, वो ऊपर चला गया। नहीं, फॉर्मूले लगाए हैं सिंपल, बस एक तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगाया है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन के थीटा बाई 2, क्योंकि हाफ एंगल में निकल के आया था ना वो वाला ऊपर वाला, तो वो लगा दिए बस। जो देखो इसके बाद किसी ने पूछा है 13th क्वेश्चन। इसी बच्चे 13th क्वेश्चन में कल डिस्कस करवा चुका हूँ, और काफी टाइम लेकर करवाया था, दो बार, दो तीन बार रिपीट भी किया था।
वही मैं हमेशा बोलता हूँ, एटलीस्ट वो डाउट मत पूछो जो डिस्कस हो चुके हैं। 20th क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p द सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। तो सर्कल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस p इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो हम एक्स को 0 पुट कर देंगे पहले। एक्स को 0 पुट करेंगे तो यहां से वाई में क्वाड्रेटिक बनेगी वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस p इक्वल टू 0। अगर हम y को 0 पुट करेंगे तब भी एक क्वाड्रेटिक बनेगी, लेकिन वो x में बनेगी। अब इस बार एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस p इक्वल टू 0। अब ये कह रहे हैं कि 3 रूट आने चाहिए। अब देखो होगा क्या, x को 0 पुट करने का मतलब हम किसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं सर्कल का, y एक्सिस के साथ। ठीक है, जब मैं y को 0 पुट कर रहा हूं इसका मतलब x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। जैसे एक सिनेरियो ये लो, अब यहां पर देखो चेक करो, 3 कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, एक y एक्सिस वाला, 2 x एक्सिस वाले। तो ऐसा काम कब हो सकता है, ऐसा काम तब हो सकता है जब या तो इसको, जैसे मैं क्वाड्रेटिक 1 बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं क्वाड्रेटिक 2। तो ऐसा तब तब पॉसिबल हो सकता है कि क्वाड्रेटिक 1 के तो हो 2 रूट, लेकिन क्वाड्रेटिक 2 का हो एक ही रूट। तो टोटल कितने रूट आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। या फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि क्वाड्रेटिक जो 2 है, सॉरी, या फिर जो क्वाड्रेटिक 1 है उसका एक रूट हो, क्वाड्रेटिक 2 जो है उसके 2 रूट हो, तब भी हमारे पास 3 रूट आ जाएंगे टोटल। या फिर ये हो सकता है कि क्वाड्रेटिक 1 जो है उसका भी एक रूट हो, सॉरी 2 रूट हो। चलो लास्ट वाला केस मैं बाद में बता दूंगा, वो इकट्ठा ही समझा दूंगा। तो यहां पर क्या होगा, हाँ एक ओरिजिन वाला, वो वही जो तीसरा केस मैं बताना चाह रहा हूँ। तो केस 1 मानकर चलेंगे, केस 1 क्या होगा, या तो पहली क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, तो d1 को अगर 0 करेंगे तो क्या आएगा, 16 प्लस 4p इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू आ जाएगी -4। सही बात है, p को -4 वैल्यू पुट करोगे तो पहली क्वाड्रेटिक से 2 वैल्यू आई। p को यहां पर -1 पुट, -4 पुट करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब चेक करो इसके कितने रूट आ रहे हैं, यहां पर इसके भी 2 रूट आ जाएंगे। तो अब d1 इक्वल टू 0 करा, उससे क्या हुआ, पहली क्वाड्रेटिक का तो एक ही रूट आया, दूसरी क्वाड्रेटिक के 2 रूट आ गए। तो इसका मतलब टोटल कितने रूट्स हुए, 3। तो कितने पॉइंट कॉमन हो जाएंगे, 3 पॉइंट कॉमन हो जाएंगे। तो ये वाली वैल्यू काम की है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है हमें इस वैल्यू से। ऐसे ही केस 2 में क्या करेंगे, अब हम सेकंड वाली क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे, d2 को 0 करेंगे। क्वाड्रेटिक 2 में +4 आएगा, हाँ सही बात है +4 आएगा। अच्छा, फिर गड़बड़ होगी, अगर क्वाड्रेटिक 2 में +4 आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, मैंने गलत लिख दिया। तो सेकंड जो क्वाड्रेटिक है वो हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तुम चेक करोगे इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है मतलब यहां से कोई भी रूट नहीं मिला अपने को। तो एक रूट यहां से तो मिल गया लेकिन यहां से कोई भी नहीं मिला, तो कितने पॉइंट कॉमन आएंगे, एक ही पॉइंट कॉमन आएगा। तो p की जो वैल्यू -4 आ रही है वो हमारे किसी काम की नहीं होगी। ठीक है, ध्यान देना, वो मैंने गलत लिख दिया था, साइन का पंगा था, इतना काम हुआ। अब केस 2 क्या हो सकता है कि जो सेकंड क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, क्योंकि या तो सेकंड का रूट 1 होगा, एक ही रूट होगा, या पहली क्वाड्रेटिक का एक ही रूट होगा। तो इसका d0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4p इक्वल टू 0। p की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। सही बात है इतनी। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेटिक पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर p की वैल्यू -1 है तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, 2 रूट्स, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 तो एक रूट, टोटल कितने रूट आए, 3। तो जितने रूट होंगे उतने ही कॉमन पॉइंट्स होंगे, तो 3 कॉमन पॉइंट्स आ गए। मतलब ये वाली वैल्यू काम की है हमारी, p इक्वल टू -1। तीसरा केस ये बनता है कि जो यहां से 2 रूट आ रहे हैं और यहां से 2 रूट आ रहे हैं दोनों क्वाड्रेटिक से, उसमें एक रूट कॉमन आ जाए। कॉमन कैसे आ जाए, मतलब मान लो इस टाइप का ग्राफ बन जाए हमारे पास, कि सर्कल जो है वो इस टाइप से कट करके जाए। तो कितने पॉइंट आएंगे टोटल, एक तो ओरिजिन आ जाएगा, वो एक्स एक्सिस पर भी है वाई एक्सिस पर भी है, तो आएगा दोनों जगह से, लेकिन काउंट एक बार होगा। एक ये वाला पॉइंट होगा एक्स एक्सिस वाला, एक ये वाला पॉइंट होगा वाई एक्सिस वाला। कितने पॉइंट कॉमन आ जाएंगे, 3 पॉइंट। एक सिनेरियो वो भी बनता है। अब ओरिजिन से सर्कल कब पास करेगा, जब कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो केस थर्ड क्या हो सकता है, केस थर्ड हो सकता है कि p इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं p इक्वल टू 0 से होगा क्या। p को 0 पुट करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0, फर्स्ट क्वाड्रेटिक। y की 2 वैल्यू आई 0
और -4। जो सेकंड क्वाड्रेटिक है वो बन जाएगी p को 0 पुट करने से x² + 2x = 0। x की दो वैल्यू 0 और -2, तो एक रूट तो कॉमन आ गया 0 0 वाला, बाकी के दो रूट अलग अलग हैं, तो कितने पॉइंट कॉमन आ जाएंगे? 3 पॉइंट कॉमन आ जाएंगे, तो ये वाली वैल्यू भी काम की होगी, इससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि p की दो वैल्यू आ रही है और यही पूछा हुआ है कि कितनी वैल्यू के लिए काम होगा। तो 20th का आंसर आ जाना चाहिए 2। क्या दिया हुआ है? 2 ही दिया हुआ है। बोलो किसी को नहीं समझ में आया हो तो कोई दिक्कत हो, कोई स्टेप, केस 1, केस 2 या केस 3? सर एक बार लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। लास्ट स्टेप में बच्चे मैंने ये बोला है कि हमने ये तो कहा ही है कि दो रूट उसके एक रूट उसका, ये भी तो हो सकता है ना कि इनके दो दो रूट आए लेकिन एक रूट कॉमन आ जाए। जैसे मान ले मैं बोलूं, हालांकि मैं थोड़े अलग तरीके से बता रहा हूँ, उसको बिल्कुल लिटरल मत लेना, रूट का मतलब कितने पॉइंट कॉमन आ रहे हैं। या फिर तुम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी समझ सकते हो, अगर तुम क्वाड्रेटिक की नजरों से ना देखो, सर्कल की नजरों से देख लो, जैसे x² + y² + 4x + 4y माइनस, सॉरी +2x है, -4 + 4y +2x + 4y - p = 0। तो मैंने कहा, हमें कहा गया कि 3 कॉमन पॉइंट आने चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि सर्कल की क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। या तो सर्कल ऐसा हो सकता है कि जो y एक्सिस को टच करता हुआ जाए और x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर दे। कितने पॉइंट आ रहे हैं मिलाकर? 3 पॉइंट आ रहे हैं। सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस ये हो सकता है कि इस बार y एक्सिस को तो 2 पॉइंट पर कट करे, लेकिन x एक्सिस को टच करता हुआ जाए, अभी भी कितने पॉइंट आ रहे हैं? 3 पॉइंट। थर्ड केस क्या हो सकता है कि दोनों को ही कट करके जा रहा हो, टच किसी को भी ना कर रहा हो, लेकिन उनमें से एक पॉइंट ओरिजिन हो, अभी भी कितने पॉइंट कॉमन आ रहे हैं? 3 पॉइंट कॉमन आ रहे हैं। पहले केस में क्या होगा? पहले केस में होगा y इंटरसेप्ट 0। y इंटरसेप्ट हम लिखते हैं 2√f² - c, इसको 0 कर देंगे तो f² - c 0 आ जाएगा। f की वैल्यू कितनी है? -2, 4, -c का मतलब होगा +p = 0, तो p की वैल्यू आ गई -4। सही बात है, अगर इस तरीके से सर्कल की नजरों से देखना चाहो तो। लेकिन जब हम यहां पर x इंटरसेप्ट निकालेंगे, 2√g² - c कितना आएगा? 2 g की वैल्यू कितनी है? -1, उसका स्क्वायर 1 आ जाएगा, उसमें से c माइनस करेंगे, मतलब बेसिकली 4 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2√5। तो x इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? रियल नंबर आ रहा है ना, मतलब हमारा सर्कल x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करके जाएगा और y एक्सिस को टच भी करके जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू हमारी काम की आ जाएगी। कुछ गलत तो नहीं कर लिया ना मैंने? कैलकुलेशन देख लेना एक बार। एक मिनट रुको। नहीं, यहाँ पर 1 - 4 आएगा, सॉरी मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ कर दी दोबारा। यहाँ पर कितना आएगा? अंडर रूट के अंदर 1 - 4, तो ये बन गया 2 के अंदर √-3। तो जी इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? इमेजिनरी आ गया, मतलब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर पाएगा इस केस में, तो ये वाली पी की वैल्यू काम की नहीं होगी। सेकंड केस की बात करें तो क्या होगा? हमारा सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है 0 होगा, तो 2√g² - c 0, तो g² - c 0 आ जाएगा। g² का मतलब 1 + p = 0। यहां से p की वैल्यू आई -1। अब पुट करके देखते हैं कि इससे y इंटरसेप्ट कितना आएगा, तो 2√f² - c, तो 2√f का स्क्वायर 4 होगा, उसमें से c जब माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा +1, ये आ जाएगा 2√5। y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है तो वो तभी आएगा जब सर्कल y एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा, मतलब ये वाला सेकंड वाला केस पॉसिबल है, मतलब ये वाली p की वैल्यू काम की है। थर्ड वाले केस में क्या होगा? सर्कल अगर ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो कांस्टेंट टर्म 0 होगी, तो मैंने कहा p को 0 पुट कर दो। अब p को 0 पुट करोगे तो x इंटरसेप्ट कितना आएगा? 2√g² - c, मतलब 2 आ जाएगा। 2√f² - c, y इंटरसेप्ट वो कितना आ जाएगा अपने पास? वो 4 आ जाएगा। अब x इंटरसेप्ट भी आ रहा है, y इंटरसेप्ट भी आ रहा है, मतलब सर्कल x एक्सिस को भी 2 पॉइंट पर कट करेगा, o और a पर, y एक्सिस को भी 2 पॉइंट पर कट करेगा, o पर और b पर, मतलब टोटल कितने पॉइंट्स कॉमन आए, मतलब कितने पॉइंट्स आए कॉमन पॉइंट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और सर्कल के बीच में? 3 पॉइंट कॉमन आए, तो ये वाली वैल्यू भी काम की होगी p = 0, और p = -1 वाली वैल्यू भी काम की होगी। तो यही उसने पूछा था कितनी काम की वैल्यूज है? 2 काम की वैल्यूज है। तो या तो सर्कल से कर लो या फिर क्वाड्रेटिक से कर लो।
क्वाड्रेटिक में मैंने ये करा है कि या तो इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट, इसका 1 रूट, तो 3 पॉइंट कॉमन आ जाएंगे, या फिर इसका 1 रूट, इसके 2 रूट, तब भी 3 पॉइंट कॉमन आ जाएंगे, या फिर क्या हो, इसके भी 2 रूट आ जाए, इसके भी 2 रूट आ जाए, लेकिन उनमें 1 रूट कॉमन हो, कौन सा, 0 वाला। चेक कर लिया, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट 0, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट 0, कैसे मर्जी कर लो, वो तुम्हारी चॉइस है। अब बताओ, अभी भी किसी को दिक्कत है, आगे समझ। सर केस 3 बता दो, इन सर्कल मेथड। केस 3 में बच्चे मैंने ये किया कि अगर हमारा सर्कल ओरिजिन से पास करेगा तब भी तो 3 पॉइंट आ सकते हैं ना, इस तरीके से। तो ओरिजिन से पास करने के लिए 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। अब 0,0 कभी किसी इक्वेशन को कब सेटिस्फाई करता है, जब उसकी कांस्टेंट टर्म 0 हो। तो कांस्टेंट टर्म p है, उसको 0 कर दिया। वहां से हमने x इंटरसेप्ट निकाल लिया, y इंटरसेप्ट निकाल लिया। क्योंकि हमेशा ध्यान दिया करो ना, अगर x इंटरसेप्ट रियल आ रहा है, अगर x इंटरसेप्ट रियल है और नॉन जीरो है, तो क्या होगा, हमारा सर्कल x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा। अगर x इंटरसेप्ट 0 आ जाए तो हमारा सर्कल x एक्सिस को टच करता हुआ जाता है। अगर x इंटरसेप्ट इमेजिनरी आ जाए, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर बन जाए, तो ना तो टच करेगा ना कट करेगा, इसके ऊपर या नीचे होगा। तो वही चीज यहां पर लगाई है, अगर x इंटरसेप्ट निकल कर आ रहा है, इसका मतलब वो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करके जाएगी, एक्स एक्सिस ओ पर और ए पर। y इंटरसेप्ट रियल आ रहा है तो y एक्सिस पर भी 2 पॉइंट मिलेंगे, o और b। लेकिन टोटल पॉइंट्स गिनेंगे तो कितने आएंगे, o, a और b, 3 ही पॉइंट आएंगे। और हमें चाहिए भी कितने पॉइंट थे, 3 पॉइंट चाहिए थे। तो ये वैल्यू काम की है। केस 1 में एक्स इंटरसेप्ट रिपीट कर दो। यार तुम रिपीट ही करवाते रहोगे या। हर्षित कह रहे हैं सर इंटरसेप्ट नेगेटिव भी तो नहीं हो सकता ना। हाँ बच्चे, नेगेटिव नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन में हो सकता है। जब हम वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट की बात करते हैं, सर्कल में नहीं लेते। सर्कल में जो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट होते हैं वो पॉजिटिव ही लिए जाते हैं। ठीक है, हो गया ना सबका, बढ़े आगे। क्योंकि इतनी बार रिपीट करवाओगे तो फिर। रुद्र अभी भी कह रहा है केस 1। भाई देख, केस 1 मैं बहुत बार बता चुका हूँ, वीडियो देखना यार। क्या दिक्कत है बाकी भाई रुद्र केस 1 में। और ऐसा कैसे हो सकता है कि तुझे केस 1 समझ में आ गया, केस 2 समझ में आ गया और केस 1 समझ में नहीं आया। एक ही तो लॉजिक लगाया दोनों मेथड्स में। पहले इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 करा, वहां से जो वैल्यू आई चेक करा, इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स आ रहे हैं। अब इस क्वाड्रेटिक का एक भी रूट नहीं आ रहा, तो हमें 3 पॉइंट तो चाहिए थे ना। तो इस केस में तो कितने पॉइंट मिलेंगे, इस क्वाड्रेटिक का एक ही रूट आएगा, इसका एक भी नहीं आएगा, तो टोटल कितने पॉइंट हुए, एक ही पॉइंट हुआ। हमें चाहिए कितने, 3 पॉइंट चाहिए। ये बताया बस। चलो इसके बाद अद्यंत का है 16th क्वेश्चन, वो डिस्कस करते हैं। तुमने नोट्स पढ़े ही नहीं हुए क्या बिल्कुल भी। A tangent PT is drawn to the circle at the point root 3, 1, a straight line L perpendicular to फिगर बनाने दो। अच्छा, किसी का 15th क्वेश्चन है तो जल्दी से वो भी बता दो, वो भी फिर साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। कॉम्प्रिहेंशन 2 में 15 16 दो क्वेश्चन है। केशव करे है 15th, ठीक है डिस्कस कर लेते। यहां पर होगा P रूट 3, 1। ये कह रहे हैं इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करो। यहाँ पर टेंजेंट PT is drawn at the point a straight line L perpendicular to PT is tangent to the circle। ठीक है, कुछ ऐसी सी फिगर बोल रहा है वो, देखो यहां पर वो कह रहा है कि P पॉइंट है रूट 3, 1। P पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करा, PT, यहां पर कोई T पॉइंट होगा। फिर उसने कहा कि PT के परपेंडिकुलर एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन L परपेंडिकुलर टू PT। ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर आ गई, और ये वाली लाइन क्या है, L। इस टेंजेंट टू द, अच्छा है सॉरी मैंने फिगर गलत बना ली, एक मिनट रुको। एक मिनट रुको बच्चों, दोबारा फिगर बनाने दो। ये आया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इस जो ये लाइन आई है PT, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है L नाम की।
वो एक नए सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है। जैसे मान लो ये नया सर्कल आ गया, पीटी के परपेंडिकुलर एक लाइन आई, और ये लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगी इस तरीके से। और ये जो बाद में लाइन बनाई है इसकी एल है, इसको एल बोल रहे हैं। जो पहला सर्कल उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। जो दूसरा सर्कल है उसकी इक्वेशन दी गई है एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सॉरी। अब 15th में हमसे पहले तो ये बोला है कि इन दो सर्कल का कोई भी कॉमन टेंजेंट बता दो कितना आएगा। तो पहले तो हम सर्कल डिसाइड कर लेते हैं कि सर्कल एक्चुअली है कैसे। जो पहले सर्कल का सेंटर है वो 0,0 है, जो दूसरे सर्कल का सेंटर है वो 3,0 है। पहले सर्कल की रेडियस r1 जो है वो 2 है, दूसरे सर्कल की जो रेडियस है r2 वो 1 है। और C1 C2 के बीच का अगर डिस्टेंस निकाला जाए 0,0 और 3,0 के बीच का डिस्टेंस, तो वो 3 आएगा, जो कि R1 प्लस R2 के बराबर है। अगर C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर आ जाए तो एक्चुअली ये जो सर्कल्स होंगे वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे। मतलब मुझे फिर दोबारा फिगर बनानी पड़ेगी। ये सर्कल्स एक्चुअली एक दूसरे को टच करने वाले हैं। चेक करो √3,1 इसके ऊपर लाई तो नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा। ये सर्कल्स कुछ ऐसे बनेंगे, कोई बात नहीं दोबारा बना लेते हैं। ये आया, एक मिनट रुको यार, फिगर इसमें बनती भी मुश्किल से। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन आ रही है, मान लो या चलो थोड़ी बहुत तो एजम्पशन भी कर लोगे तो समझ जाओगे। ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। ये जो बाद में बनाई है एल है, ये दूसरे वाला सर्कल है। अब कॉमन टेंजेंट की बात करें तो कॉमन टेंजेंट एक तो कैसे निकाला जा सकता है, पहला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देखो जल्दी से 15th क्वेश्चन की बात करें। पहला सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, दूसरे सर्कल को एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, और साथ में बनेगा प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो एक तो कॉमन टेंजेंट यही आ सकता है, ये वाला जो एक्चुअली इनकी रेडिकल एक्सिस होगी। तो अगर ये वाला कॉमन टेंजेंट निकालना हो तो उसका सिंपल तरीका है कि पहले सर्कल की इक्वेशन में से दूसरे सर्कल की इक्वेशन को माइनस कर दो, इक्वल टू 0 लिख दो। तो अगर ये वाला काम करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x, और -4 में से 8 गया माइनस का 12 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगी x इक्वल टू 2। लेकिन दिक्कत ये है कि x इक्वल टू 2 वाली जो इक्वेशन है वो हमें कहीं पर नहीं दिख रही, ऑप्शंस में कहीं पर नहीं है। मतलब हमें बाकी के टेंजेंट्स निकालने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, बाकी के टेंजेंट्स भी निकाल सकते हैं। उसका क्या तरीका हो सकता है कि मैं इस सर्कल के लिए कोई भी एक टेंजेंट लिख दूंगा। इस सर्कल के लिए टेंजेंट एट S1 अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब अगर ये वाली लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट है दूसरे वाले के लिए, तो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, r होना चाहिए। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से निकालेंगे, सेकंड सर्कल के सेंटर से 3,0 से। और रेडियस कौन सी यूज करेंगे, सेकंड सर्कल की जो कि 1 है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3,0 से निकालने के लिए 0 पुट करेंगे तो ये खत्म ही हो गया। यहां पर आएगा 3m प्लस माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। जो सर्कल की रेडियस है सेकंड सर्कल की वो 1 दी हुई है। यहां से हमारे पास m में क्वाड्रेटिक बनेगी, सोल्व करेंगे m की वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू आ गई, उसको उठाकर दोबारा यहां पर पुट कर देंगे तो टेंजेंट आ जाएगा। कर लोगे भाई। एक तरीका तो ये है, इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो तुमने क्लास में क्वेश्चन करे हुए हैं। जैसे एक तरीका इसका ये भी होता है कि अगर एक्सटर्नल टच करने वाले सर्कल्स हों तो इनके जो टेंजेंट्स आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं R1 रेशियो R2 में। तो ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो, P पॉइंट या Q पॉइंट, जो भी नाम देना चाहो इसको, है ना। जैसे इस सर्कल की रेडियस 2 है, इस सर्कल की रेडियस 1 है, तो Q पॉइंट सेंटर्स को डिवाइड करेगा 2:1 एक्सटर्नली। तो ये वाला पॉइंट Q आ गया। अब Q से बनने वाला टेंजेंट निकाल सकते हो किसी भी सर्कल पर, पहले वाले पर या दूसरे वाले पर, वहां से भी कॉमन टेंजेंट आ जाएगा।
बोलो भाई, कर लोगे? हाँ भाई, बंसल, कौन सा बंसल था भाई? एक मिनट। केशव बंसल, तेरा ही डाउट था भाई, बोल। हो जाएगा या नहीं? ठीक है। किसी ने, जिसने शुरुआत करी थी, उसने पूछा था 16th क्वेश्चन। 16th में बोला हुआ है पॉसिबल इक्वेशन ऑफ एल। कोई बात नहीं। टेंजेंट एट पी निकाल सकते हैं हम? बिल्कुल निकाल सकते हैं। टेंजेंट एट पी जो होगा, वो होगा टी इक्वल टू जीरो इक्वेशन से √3x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसका स्लोप कितना आएगा वो हम बता सकते हैं, -√3 आएगा। अब एल लाइन का स्लोप बता सकते हैं, वो आएगा 1/√3। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर दी हुई हैं, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। एल लाइन का स्लोप आ गया। अब सेकंड सर्कल जो है, सेकंड सर्कल की इक्वेशन के दोबारा लिख देता हूं मैं, x-3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें इस सर्कल पर इस स्लोप का टेंजेंट चाहिए बस। टेंजेंट का स्लोप ऑलरेडी पता है, बस उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन लिखते हैं क्या है, y इक्वल टू m आता है। वैसे तो x आता है, लेकिन सर्कल में x-3 है, तो हमें भी क्या लिखना पड़ेगा, x-3 प्लस माइनस। सर्कल की रेडियस कितनी है, 1, √1 प्लस m का स्क्वायर। m की वैल्यू हमें पता है 1/√3, उठाकर पुट कर देंगे, दो टेंजेंट आ जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक ही स्लोप के दो अलग अलग टेंजेंट होते हैं। तो दो टेंजेंट आ जाएंगे, चेक कर लेंगे कि उनमें से कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, हो जाएंगे दोनों 15th और 16th? किसी को लग रहा हो नहीं होंगे, या कोई दिक्कत हो किसी को? वैल्यू पुट करनी है वो तुम। हाँ हर्षित, वो डिफरेंशिएशन से तो हो ही सकता है। बस मैं थोड़ा 11th में डिफरेंशिएशन ज्यादा करना पसंद नहीं करता, वो पढ़ा नहीं होता तुमने, हालांकि इतना तो आता ही है तुम्हें। पर जिया कह रही है सेकंड लास्ट स्टेप किसका बच्चे, 15th का 16th क्वेश्चन का? 16th का। कुछ नहीं, 16th में सेकंड लास्ट स्टेप तो, स्टेप ही दो है इसमें, सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा? मैंने कहा कि पी पॉइंट हमें दिया हुआ था √3, 1। इस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किए इस सर्कल के लिए। तो सर्कल के लिए टेंजेंट लिख सकते हैं t इक्वल टू 0 लगाकर, x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू r²। तो मैंने टेंजेंट लिख लिया, तो वहां से मुझे पता चला टेंजेंट का जो स्लोप है वो -√3 है। अब मुझे पता है कि टेंजेंट और एल लाइन परपेंडिकुलर है। तो अगर इसका स्लोप -1/√3 है, तो इसका स्लोप कितना आएगा, √1/√3 आएगा, ताकि m1 m2 -1 आ सके। अब हमें कहा गया था एल लाइन जो है वो सेकंड सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है इस सर्कल के लिए। तो हमें सर्कल की इक्वेशन तो पता ही है, x-3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, क्वेश्चन में गिवन है। हमें टेंजेंट का स्लोप भी पता है एल लाइन का, 1/√3, वो हमें पता चल गया। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इस सर्कल पर, नीचे वाले सर्कल पर इस स्लोप का टेंजेंट लिखना है बस, 1/√3 स्लोप का। तो हम जानते हैं टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस माइनस r √1 प्लस m स्क्वायर। लेकिन ये तभी काम करती है जब सेंटर 0,0। यहां पर x की जगह क्या आ रखा है, x-3 आया हुआ है। तो यहां पर भी हमने इक्वेशन में x की जगह x-3 पुट कर दिया। बस हमें m की वैल्यू उठाकर पुट कर देनी है, जैसे y इक्वल टू 1/√3 x-3 प्लस माइनस √1 प्लस m का स्क्वायर मतलब 1/3। सोल्व करोगे आंसर आ जाएंगे। दो इक्वेशंस आएंगी, चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। वो मेहनत तुम्हारी है, कैलकुलेशन तुम्हारी है। हो जाएगा। और बताओ अगर इस पेज पर कोई डाउट बचा हुआ है किसी का, 9th से लेकर 20th तक। महक का है 11th क्वेश्चन, बच्चे 11th क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है कल। इसका आंसर भी हमने निकाल लिया था, के की वैल्यू 6 आ रही थी अगर मुझे सही याद है तो तुम्हारी दिक्कत क्या होती है, मतलब तुम क्लास नहीं अटेंड करते इसलिए दोबारा डाउट पूछते हो, मतलब क्या, मैं समझ नहीं पा रहा। चलो और बताओ, 9th से लेकर 20th तक। या तब तक तुमने ट्राई नहीं कर रखे होते इसलिए दोबारा पूछते हो फिर? ठीक है, किसी ने पूछा 18th क्वेश्चन, अ सर्कल एस पासेस थ्रू द पॉइंट 0,1 एंड इज ऑर्थोगोनल टू द सर्कल्स।
तो हमें कहा गया कि जैसे पहला सर्कल तो दिया हुआ है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2x, और माइनस में है 15 इक्वल टू 0, और जो दूसरा सर्कल है वो है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि हमें एक ऐसा सर्कल चाहिए जो 0,1 पॉइंट से तो पास करे और इन दोनों के ऑर्थोगोनल हो। तो इसके दो मेथड हो सकते हैं। हम मान लेते हैं कि जो सर्कल हमें निकालना है उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी रही होगी, मान सकते हैं ये कोई भी सर्कल इसी टाइप का होगा। अब पहली बात तो ये सर्कल 0,1 पॉइंट से पास कर रहा है, 0,1 उठाकर पुट कर दो। 0,1 पुट करोगे तो 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास आ चुकी है 2f प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0। कितने वेरिएबल हैं अपने पास? जी एफ सी 3 वेरिएबल है। कितनी इक्वेशन चाहिए? 3, उनमें से एक आ चुकी है पहली। दूसरी इक्वेशन का यूज करते हैं। अब ये वाला जो सर्कल है पहले वाला और हमारे वाला सर्कल, दोनों सर्कल्स क्या हैं? एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। अगर दो सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो हम कंडीशन जानते हैं 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो इसका कितना है? -2 इंटू जी, -2g आ जाएगा। यहां से 0 है तो वो 0 ही आ जाएगा, इक्वल टू इसकी कांस्टेंट टर्म -15 प्लस इसकी कांस्टेंट टर्म कितनी है? c। तो यहां से मुझे पता चला कि 2g जो है वो 15 माइनस सी के बराबर है। सेकंड इक्वेशन ही आ जाएगी। ऐसे ही हम काम कर लेंगे दूसरे सर्कल के लिए कि दूसरे वाला सर्कल और अननोन सर्कल ये भी एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। सेम कंडीशन का यूज करेंगे तो 0 प्लस 0 इक्वल टू इसकी कांस्टेंट टर्म है -1, इसकी कांस्टेंट टर्म है c। c की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। c आ गया, उठाकर पुट करोगे g आ जाएगा और f भी आ जाएगा। अगर g, f और c तीनों आ गए, तीनों को उठाकर यहां पर पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? ये तो हुआ सिंपल तरीका, मतलब एक तरीका तो ये हुआ। मेथड 2 इसका ये हो सकता है कि तुम्हें दो सर्कल दिए हुए हैं, जो सर्कल गिवन है बराबर रेडियस के हैं नहीं है फर्क नहीं पड़ता। हमें कहा गया है कि हमें एक ऐसा सर्कल निकालना है जो इन दोनों को ऑर्थोगोनली कट करके जाए। तो ये प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी है कि अगर कोई सर्कल बाकी के दो सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करता है तो उसका सेंटर जो होगा वो इनकी रेडिकल एक्सिस पर ही लाई करेगा। तो इसका सेंटर इनकी रेडिकल एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस निकाल सकते हैं। रेडिकल एक्सिस निकालने का तरीका क्या होगा? पहले सर्कल में से दूसरा सर्कल माइनस कर दोगे तो वो आ जाएगा माइनस का 2x, -15 में से माइनस का 1 गया, माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा -7। तो x कोऑर्डिनेट -7, y कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया अल्फा। अच्छा, इस सर्कल की रेडियस कितनी होती है? इस सर्कल की रेडियस उतनी ही होती है जितनी इससे बनने वाले टेंजेंट की लेंथ होती है, मतलब √S1। तो -7 कोमा अल्फा इस वाले सर्कल में पुट कर दो क्योंकि ये वाला सर्कल थोड़ा आसान है। तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर 49 प्लस अल्फा स्केयर -1, यानी रेडियस आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 48 प्लस अल्फा स्केयर। रेडियस आ गई, सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो। सर्कल की इक्वेशन क्या लिखोगे? x प्लस 7 का होल स्केयर, जो नया वाला सर्कल है जो हमें चाहिए, y माइनस अल्फा का होल स्केयर इक्वल टू r का स्केयर, 48 प्लस अल्फा का स्केयर। अब इसके बारे में स्पेशल क्या है कि ये वाला सर्कल 0,1 पॉइंट से पास करेगा। 0,1 उठाकर पुट कर दो, उससे होगा क्या? अल्फा में एक इक्वेशन बनेगी, सोल्व करोगे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा आ गया तो सर्कल आ गया। बोलो भाई, हो जाएगा? दोनों में से किसी भी मेथड में कुछ दिक्कत हो? इसके अलावा कोई पेज? हाँ, दोनों ही आसान है, जो तुम प्रेफर करो वो कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा। दोनों करना चाहो दोनों करके देख लो। अच्छी बात तो यही होती है कि अगर टीचर दो तरीके बता रहे तो दोनों करके देखो, ताकि तुम्हें ये भी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैंने तो तरीका बता दिया, मेरा काम है तरीका बताना। अब तुम ये भी करके देखो कि किस में तुम्हारी ज्यादा स्पीड बनती है। दोनों तरीके करके देखो कि दोनों तरीके दिमाग में बैठ जाएंगे। अगर कभी एक तरीका भूल जाओ तो दूसरे से हो जाएगा। तो कोशिश यही किया करो, जब डिस्कस हो जाए तो क्लास खत्म होने के बाद, जब सारी क्लास हो जाए, शाम को पढ़ने बैठो तो हर मेथड से करके देख लो। बाकी चेक करने तुम आ नहीं सकता, तुम्हारे घर पे चॉइस तुम्हारी है।
और बताओ इस पेज पर कोई डाउट बचा हो किसी का तो। दुष्यंत कह रहे हैं ऐसे ही करते हैं बेटा, ऐसे ही करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, करना भी ऐसी चाहिए। लेकिन उसका भी तरीका ये नहीं कि मतलब पैराबोला के करने के बजाय इसको ही दो दो तीन तीन मेथड बताए तो सबसे करके देख रहे हो। जब सब कुछ हो जाए, जो आज का काम है, जो बुकलेट करनी है, उसके बाद। ये नहीं इसी में लगे पड़े हो, फिजिक्स छोड़ के, मैथ छोड़, केमिस्ट्री छोड़ के, वो भी नहीं। या मैथ छोड़ के फिजिक्स केमिस्ट्री में लगे पड़े हो गए सिक्स के सारे। इंटीजर टाइप पर है या नेक्स्ट पेज पर कोई डाउट है? 21, 22, 23। 23 सबका डाउट होगा क्योंकि सबने क्वेश्चन की लेंथ छोड़ के देख के छोड़ दिया होगा, मुझे पूरा पूरा विश्वास है तुम लोगों पे। 23 की मैं तुम्हारे साथ एक डील करूंगा, मेरे लिए भी एक लंबा काम होगा, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि कम से कम जिसने अटेम्प्ट करा है, क्योंकि मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि जितने लोग 23 बोल रहे हो, जो चार पांच लोग आए, इनमें से कम दो लोगों तीन लोगों ने तो ट्राई नहीं करा ये क्वेश्चन, सिर्फ देख के कि 10 लाइन का है सवाल छोड़ दिए। तो उस चीज से तो मुझे कतई नफरत है, अब क्योंकि मैं क्लास में तो हो नहीं कि मैं अब शक्ल देख के तो मैं बता देता हूँ कि किसने ट्राई करा है किसने नहीं करा। तो 23 मैं क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पूरा पूरा शक है तुम्हारे पास। इसका तरीका ये होगा, 23 डाउट है वो कई लोगों का जेन्युइन डाउट होगा, या जो ट्राई करोगे तब आएगा। तो इसका तरीका ये है कि व्हाट्सएप नंबर सब जानते हो मेरा, जितना तुमने किया है, जितना तुम्हें समझ में आया, उतनी फिगर बनाकर उतना करके मुझे इमेज भेजोगे। मैं मेरी भी मेहनत लगेगी, मुझे पूरा सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, तो मैं एक पेज पर तैयार रखूंगा सॉल्यूशन लिखकर, उसकी फोटो खींच के। जो मुझे आधा अधूरा सॉल्यूशन जितना जिसको समझ में आया उतना भेजेगा, उसको मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजूंगा, बाकी अपना चिल मारो। सहमत हो इस बात से? तो ये हमारे पास सर्कल है एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, सॉरी 4। इसमें बोला हुआ है लेट E1 E2 एंड F1 F2 बी द कोड ऑफ S पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1। तो यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा 1, 1, उससे दो कोड पास करिए E1 E2 और F1 F2, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो वो कोड्स कैसी आएंगी सोच के देखो, एक कोड एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी और एक कोड वाई एक्सिस के पैरेलल। तो पहली कोड तो ये होगी एक, तो जैसे मान लो ये आ गई, और दूसरी कोड आ जाएगी कुछ इस टाइप से। ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? 1, 1 पर, दोनों 1, 1 से पास कर रही है। जो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोड होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी? उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 1। जो एक्स एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन होगी उसकी कोड हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 1। जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उस पे पॉइंट्स दिए हुए हैं E1 और E2। ये मान लो E1 है, यहाँ पर मान लो E2 है। जो यहाँ पर है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं F1 और F2, इतना हमें पता है। अब ये कह रहे हैं कि G1 G2 भी द कोड ऑफ S पासिंग थ्रू P नोट यानी 1, एंड हैविंग स्लोप -1। अब हमने क्या किया, इसी P पॉइंट से पास करने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दी, कोड ड्रॉ कर दी, जिसका स्लोप -1 है। ये इस तरीके से स्लोप -1 और 1, 1 से पास करने वाली, तो y-1 इक्वल टू -1 x-1। ये इसकी इक्वेशन आएगी G1 G2 वाली की। तो G1 G2 की इक्वेशन कितनी आ जाएगी अपने पास? ये आ जाएगी y प्लस एक्स इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ये आ जाएगी। इसके बाद इसने बोला है कि लेट द टेंजेंट्स टू S एट E1 एंड E2 मीट एट E3। अभी कह रहे हैं कि हमने E1 पर टेंजेंट ड्रॉ किए और E2 पर टेंजेंट ड्रॉ किए, ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं वो कहां पर जाकर मीट कर रहे हैं? E3 पर। तो बच्चों E2 पॉइंट निकाल सकते हो, E1 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास, सोच के देखो। E1 पॉइंट पर y, E1 इक्वेशन की लाइन क्या है? y इक्वल टू 1 है, तो y कोऑर्डिनेट तो 1 ही रहेगा। अब ये जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर भी लाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 पर। तो y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x कोऑर्डिनेट 3 आ जाएगा, तो √3, 0, और E2 आ जाएगा -√3, सॉरी √3, 1, और E2 आ जाएगा √3, 1। बाकी सब कुछ तो छोड़ो, इतना बताओ पहले, इतना समझ में आया जो अब तक फिगर बनाई है, क्योंकि फिर बाद में बोल दोगे पूरा रिपीट कर दो। जो अभी तक फिगर बनाई है, जो समझाई है, जो इक्वेशंस लिखी हैं, और जो E1 E2 बोले, यहां तक बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत है तो। पहले जिया कह रही है लास्ट में बच्चे कुछ नहीं, मैंने कहा E1 E2 पॉइंट्स निकाल रहे हैं। E1 E2 जो है वो 1, 1 से पास कर रही है लाइन,
तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल टू 1। तो E1 का भी y कोऑर्डिनेट 1 होगा, E2 का भी y कोऑर्डिनेट 1 होगा। अब ये दोनों पॉइंट इस सर्कल पर तो लाई कर ही रहे हैं, तो y को 1 पुट कर दिया, वहां से x स्क्वायर आ गया 3। x स्क्वायर 3 आएगा तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक √3 आएगी, एक -√3। एक E1 के लिए काम होगा, एक E2 के लिए काम होगा। ये बात बोलिए। और बताओ, इस जो अब तक पोर्शन हुए उसमें किसी को दिक्कत है तो? बढ़े आगे फिर। अब तुम्हारे पास अगर E1 पॉइंट है, E2 पॉइंट है, तो तुम E3 पॉइंट निकाल सकते हो, क्योंकि E3 क्या है, इन पर बनने वाले टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर हमें पॉइंट पता हो तो टेंजेंट निकालना हम जानते हैं। टेंजेंट्स लिख लोगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन E3 आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। इसके बाद इसी तरीके से बात करते हैं F1 और F2 की। F1 की इक्वेशन क्या है, F1 F2 वाली लाइन की, x इक्वल टू 1। यहां पर x को 1 पुट करोगे तो y स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो दोबारा E1 E2 की तरह ही काम होगा। F1 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट √3 और 1 -√3। इन दोनों पर टेंजेंट लिख लोगे। टेंजेंट्स जहां पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट F3 है, तो हमारे पास F3 पॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है। अब G1 पॉइंट हम निकाल सकते हैं। G1 पॉइंट क्या है, अब देखो G1 G2 जो कोड है उसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2। अगर तुम इसका और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, जैसे क्या करोगे, y की वैल्यू उठाकर पुट कर दोगे। y की वैल्यू है 2 - x, उठाकर पुट करोगे तो ये बनेगा 2x के -4x इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आएंगी, 0 और 2। तो x को 0 पुट करोगे तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 आ जाएगी। G2 के लिए x कोऑर्डिनेट को 2 पुट करोगे तो y कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। G1 G2 आगे इन पर बनने वाले टेंजेंट्स की इक्वेशन लिख सकते हो, उनके इंटरसेक्शन से हमारे पास G3 आ जाएगा। तो E3 F3 G3 तीनों पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हमसे पूछ रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट किस कर्व पर लाई कर रहे हैं। ऑप्शंस में से उठा उठा के पुट कर दोगे, चेक कर लोगे, आंसर आ जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत हो, किसी को लग रहा हो नहीं होगा। इसके बाद कोड ऑफ कॉन्टेक्ट से बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा पूरा विश्वास था कि अगर मैं कोड ऑफ कॉन्टेक्ट से बताऊंगा, हालांकि वो छोटा तरीका है, लेकिन तुम बार बार हर बच्चे का ये आ जाएगा, रिपीट कर दो रिपीट कर दो, तो मैंने आसान वाला तरीका बता दिया। भवदीप तेरी सोच बिल्कुल सही है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट से बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर ये इतना समझ में आ गया तो मैं कोड ऑफ कॉन्टेक्ट वाला तरीका भी बता देता हूँ। वो तरीका ये है कि रफ सा स्केच बना लो। ये सर्कल था, यहाँ पर हमारे पास E1 E2 थी। हमें ना तो पॉइंट निकालने की जरूरत है, ना टेंजेंट निकालने की जरूरत है। इन दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ करें, वो दोनों टेंजेंट्स जाकर मीट कर गए E3 पर। मुझे नहीं पता E3 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मैंने मान लिए अल्फा कोमा बीटा है। E3 के लिए E1 E2 क्या है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन हम लिखना जानते हैं, T इक्वल टू 0। सर्कल की इक्वेशन और अल्फा बीटा से अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 4 आ गई कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। अब ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है, इसकी इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है, y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1 का मतलब 4y इक्वल टू 4। कंपेयर करो, x का कोफिशिएंट यानी अल्फा तो कितना आ जाएगा, 0। y का कोफिशिएंट यानी जो बीटा है वो आ जाएगा 4। तो E3 डायरेक्ट बता सकते हो 0,4, बिना E1 E2 निकाले और बिना टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाले। ऐसे ही जो F3 है, जैसे E3 आया 0,4, सिमिलरली F3 आ जाएगा 4,0 और G3 सिमिलरली निकाल लोगे। एक तरीका वो भी है। बढ़े आगे। और वो क्लास का ध्यान रखना, जो क्लास की बात बोलिए। और इसमें कोई डाउट हो, एडवांस प्रीवियस ईयर में कोई डाउट किसी का बचा है तो? कोई नहीं बचा। अब इंटीजर टाइप चालू कर रहे हैं। इंटीजर टाइप में आ भी गए डाउट। पहला डाउट है, इसमें बोला हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ
Find the maximum number of points having integer coordinates, both x and y integer, which can lie on a circle with center root 2, root 3. तो सर्कल का सेंटर तो है रूट 2, रूट 3। रेडियस हमें नहीं दी गई है, रेडियस हमें डिसाइड करनी है, अपने आप सेट करनी है। तो सर्कल की इक्वेशन अगर हम देखें तो x माइनस रूट 2 का स्क्वायर, y माइनस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू में आएगा r का स्क्वायर। यही होगा। रेडियस हमारे हाथ में डिसाइड करना, लेकिन जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों का इंटीजर होना जरूरी है। ये बात उसने बोली हुई है। तो ये कह रहा है कि कितने पॉइंट ऐसे लाई कर सकते हैं सर्कल के ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है 1। अगर तुम्हारे पास सेंटर के इरेशनल कोऑर्डिनेट्स हो, जैसे सेंटर का x कोऑर्डिनेट रूट 2 है, इरेशनल है, y कोऑर्डिनेट रूट 3 है, वो भी इरेशनल है, तो दोनों क्या है, दोनों हमारे पास इरेशनल है और अलग अलग टाइप के इरेशनल है। तो एक ही इंटीजर पॉइंट सेटिस्फाई करवा सकते हो। जैसे इसको समझने का तरीका ये होता है कि तुम क्या करो, तुम अपनी तरफ से पॉइंट फिक्स कर दो। जैसे मैं कह देता हूं कि मुझे अपना सर्कल 0,0 से पास करवाना है, तो 0,0 में क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों इंटीजर है। अब 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5। सही बात है। सोच के देखो आर स्क्वायर कितना आ गया, 5। तो मैंने अपनी रेडियस इस तरीके से फिक्स कर ली कि वो सर्कल 0,0 से पास करे। तो एक पॉइंट तो मैंने सेटिस्फाई करवा दिया जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी इंटीजर है, वाई कोऑर्डिनेट भी इंटीजर है। अब मैं चेक करता हूं कि कोई और पॉइंट सेटिस्फाई करवा सकता हूं या नहीं। तो अगर आर की वैल्यू आ गई तो मैं एक्सपेंड करके सर्कल निकाल लूंगा। क्या आ जाएगा सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में आएगी 2 रूट 2 एक्स माइनस में आएगी 2 रूट 3 वाई। 5 और आर स्क्वायर तो कट ही गया, इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट 2 एक्स प्लस 2 रूट 3 वाई। अब सोच के देखो, अब मान लो एक और पॉइंट हम पुट करवाना चाहें अल्फा कोमा बीटा, जिसमें अल्फा भी इंटीजर है, बीटा भी इंटीजर है। तो उससे होगा क्या, अगर एक्स इंटीजर है, वाई इंटीजर है, इन दोनों का सम तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। अगर तुम किसी इंटीजर को 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। वाई इंटीजर है, उसको 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, इरेशनल। इन दोनों इरेशनल नंबर्स का सम भी क्या आएगा, इरेशनल। एक इरेशनल नंबर कभी भी इंटीजर के बराबर नहीं हो सकता। मतलब और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता जिसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इंटीजर हो और वो इस सर्कल को सेटिस्फाई करते। तो हम एक पॉइंट तो सेटिस्फाई करवा सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में, कि रेडियस क्या फिक्स करे कि एक पॉइंट सेटिस्फाई कर दे, लेकिन कोई और पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। पल्ले पड़ा क्या बोला है या नहीं। सर अगर एक इरेशनल और एक रैशनल तो कितने पॉइंट्स आएंगे बेटा, तब भी एक ही आता है। कोई एक बहुत ही पर्टिकुलर केस हो जाए जिसमें दो आ जाए तो अलग बात है। एक या दो, एक या दो इतना ही आता है। ध्रुव कह रहा है अगर रूट टू रूट टू होता बेटा फिर भी थोड़ी सी उम्मीद बनती, लेकिन तब भी वैसे एक्चुअली ना बनती, क्योंकि रूट टू होता तो हमें क्या करना पड़ता, उसके साथ जीरो ही बनाना पड़ता, और वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं जीरो जीरो वाली बात। तो वो भी डिपेंड करता है कि किस टाइप के हैं, और केस के अकॉर्डिंग हमें काम करके देखना पड़ता है। कभी कभी 2 पॉइंट आ जाते हैं हमारे पास, लेकिन 2 से ऊपर तो कभी भी नहीं आते। ठीक है। मैं एक बच्चे ऐसे नहीं, बाई क्वाड्रेटिक जैसे तूने लिख रखी है, हो सकता है कि जो तूने क्वेश्चन जिसमें तू पूछना चाह रही है वो, मैं एक लड़की का नाम ही होता है ना, हाँ लड़की का ही होगा। तो जो क्वेश्चन तू पूछना चाह रही है बच्चे वो भेज दे, तो वो मैं बता दूंगा। हो सकता है कि जो तू क्वेश्चन सोल्व कर रही है उसमें ये इक्वेशन बने ही ना, उसके बिना ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए। क्योंकि अगर बाई क्वाड्रेटिक को सोल्व करना है फिर तो तुक्के ही मारने पड़ेंगे, रूट्स गेस करने पड़ेंगे, तो उसके लिए तो मुझे भी टाइम चाहिए होगा। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी से बोलो। बस एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। हर्षित का है, कैसे करेंगे जब 2 पॉइंट्स आ रहे होंगे। तो उसमें दिख जाता है, उसमें जैसे मैंने कहा है ना कि 0,0 हमने सेट कर लिया, वहां पर भी 0,0 सेट कर लेते हैं। वहां पर फिर हम पुट करके देखते हैं कि और कोई पॉइंट सेटिस्फाई कर सकता है नहीं। जैसे यहां पर नहीं कर सकता तो एक ही पॉइंट होगा, एक और सेटिस्फाई कर गया तो 2 पॉइंट हो जाएंगे। बस ये बात बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे दुष्यंत का है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड देख लेते हैं क्या है।
number of different circles that can be drawn touching three lines, no two of which are parallel and they are neither coincident nor concurrent. हमें कहा गया है कि तीन लाइंस हैं, ना तो पैरेलल है ना कंकरेंट है। तो अगर ऐसी लाइंस हो तो वो हमेशा क्या बनाती है, ट्राइंगल बनाती है। वो एक ट्राइंगल की क्या है यार, वो एक ट्राइंगल की साइड्स होंगी, ये इस तरीके से बनेगी तीन लाइंस। तो हमसे पूछ रहे कितने सर्कल होंगे जो इसको टच करके जा सकते हैं। तो हमेशा ऐसे चार सर्कल आते हैं। एक सर्कल तो ऐसा होता है जो साइड्स को इंटरनली टच करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन सर्कल। ये तुमने जब सर ने पॉइंट और वो पढ़ाया होगा, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, वहां पर बताया होगा। एक इन सर्कल आता है, एक आता है जो इस इनको एक्सटर्नली टच करता है। अब फिगर तो बहुत मुश्किल है बनानी। मतलब भावनाएं समझ गए होगे शायद। ये ऐसा सर्कल आएगा जो इसको, चलो मैं हाथ से बना के देखता हूँ। जैसे ये बना, तो एक तो सर्कल होता है यहाँ पर जो इंटरनली टच करता है, एक सर्कल होता है बाहर इस तरीके से टच करने वाला, ये तीनों साइड को टच करके आता है, इसको बोलते हैं पहला एक्स सर्कल। एक एक्स सर्कल इस तरफ आता है और एक एक्स सर्कल नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर तुम नोटिस करोगे चारों सर्कल ऐसे हैं जो तीनों साइड को टच करते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे चार सर्कल पॉसिबल है। तो वही आंसर है बस अपना। ठीक है। हर्षित कह रहे हैं सेकंड। बीच में मीटिंग बंद हो गई थी, अब देख लो। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, जो सेकंड क्वेश्चन है अपने पास। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि एक सर्कल दिया हुआ था, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 5x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो पहले तो ये सर्कल ये था, अब हमने क्या करा, एक्सिस को ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट करने का मतलब शिफ्ट भी करे, रोटेट भी करे, जो हमारा बस चल रहा था हमने कर दिया। और उससे हुआ क्या, इस सर्कल की जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट होकर बन गई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू लेमडा बाय 4। हमसे पूछ रहे लेमडा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें कुछ ट्रांसलेशन वगैरह करने की, रोटेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। हम बेसिक चीज सोचेंगे कि अगर मैं एक्सिस को रोटेट कर दूं या शिफ्ट कर दूं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे लेंथ, हाइट, एंगल, पेरीमीटर, एरिया, ऐसी चीजें कभी चेंज नहीं होती। तो सर्कल अगर यहां पर था, उस सर्कल को उठाकर मैं यहां पर रख दूं तो उससे ऐसा तो ना उसकी रेडियस चेंज हो जाएगी। तो रेडियस तो सेम रहेगी, जो पहले रेडियस थी और बाद में रेडियस है, तो उन रेडियस का स्केयर भी सेम रहेगा। अब रेडियस का स्केयर निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 5/2 का स्केयर करेंगे 25/4, यहाँ पर 1 का स्केयर करेंगे 1 आएगा, प्लस सी करेंगे माइनस सी करेंगे तो 5। इसकी रेडियस का स्केयर कितना है, लेमडा बाय 4। सोल्व करोगे लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। हाँ भाई, कर लोगे। हो जाएगा। ठीक है। राघव, बच्चे किसने कहा, ध्रुव ने कहा 14th भी बता दो बच्चे। वो फिर 14th कल ही कर पाएंगे अपने, कल नहीं मतलब जब भी क्लास होगी तब इंटीजर टाइप डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तुम्हारा वही है होमवर्क, इंटीजर टाइप करोगे। अगर इंटीजर टाइप हो जाते हैं, क्योंकि टोटल 15 सवाल हैं जिसमें से 3 तो डिस्कस हो ही चुके हैं, तो बाकी के जो सवाल हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, साथ ही कॉम्प्रीहेंशन भी। दूसरी बात, पिछले पेज नहीं दिखा सकता, वो मीटिंग बंद हो गई थी तो वो गायब हो गए हैं, तो जब अपलोड होगा तभी देखना पड़ेगा। वो पेज गायब हो चुके हैं, तो एक ही पेज है, खाली पेज दिखा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये पेज है फिलहाल अपने पास। दूसरी बात, जो मैंने 23वें सवाल का बोला, 23rd क्वेश्चन जो मैंने छुड़वाया है, ऐसा नहीं कि आज ही भर रहे हो, उसको पहले ट्राई कर लेना दोबारा, मुझे पेज पर लिखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वीक। बाय।